सम्माननीय राजकुमार शर्मा जी और बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और मित्रगण, शुभचिंतक, बताया कि YouTube पर है। लाइव सुनने का आनंद अलग है। YouTube पर सुनकर के आप हंस सकते हो, ताली नहीं बजा सकते। हाँ, बैठ जाओ, अब थोड़ी देर माने भी सुन लो, कोई बात को नहीं। ये तो खुद अपनी कहवा का चक्कर में घूम रहा। मुमताज जी ने बहुत बढ़िया रचनाएं सुनाई। जितना अच्छा कंटेंट था उतना मीठा स्वर था। मैं गाता नहीं हूं और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। ये व्यंग अद्भुत। हाँ, आप, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। हर कवि के बाद 50 आदमी उठ के जा रहे हैं। पवार जी का नंबर आते आते वही लोग बचेंगे जो दूसरों के साधन पर आए। हाँ, हाँ, वो गाने की बात कर रहे थे। मैं तो अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था। पहले एक कवियत्री खड़ी होकर उसने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी कि हम कवियों से नहीं सुना गया। और वंदना के बोल थे, मां मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भैया बात अपनी जगह, लेकिन मांग वाजिब है। हाँ, आप सब लोगों का अभिवादन, विशेषकर माताओं बहनों को प्रणाम। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो हर प्रोग्राम में पत्नी को साथ ले जाया करो, वरना मन की बात भी रेडियो पे करते फिरोगे। हाँ, महिला का त्याग पुरुष से बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ, महिला का त्याग पुरुष से बहुत बड़ा। पूरा इतिहास उठा करके देख लो आप। वो तो मैंने एक दिन ऐसे डींग हाँक दी पत्नी को फोन पर। मैंने कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। वो बोली मेरी भी हिम्मत देखो जो आपको देखने के बाद भी मना नहीं किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चरखे के साथ फोटो खिंचवा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। हाँ, समय की अपनी सीमाएं हैं। ये मखदूम साहब की और उदयवीर शर्मा जी की धरती है। वाह, हाँ, वाह। मैं जब गुड़ा में एग्जाम देने गया था, बोर्ड का 78 की बात है, तब वो वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे। देश के नामचीन साहित्यकार हैं, शायद ये लोग बाग नहीं जान पाए, लेकिन उनकी जो ख्याति और प्रतिष्ठा है, उनका जो काम है, वो मैं जानता हूँ। भागीरथ सिंह जी जानते हैं उस बात को। हाँ, अच्छा, तो उम्र का अपना प्रभाव है, वो तो होता ही रहे। देखो, मैं आज राजस्थानी में कौन सुनाऊं, भी के लिए हरीश हिंदुस्तानी जी है। आपा ने कविता की जरूरत नहीं। शेखावाटी को आदमी तो सीध सट बात करे जी, और कठे धोखो नहीं खाए। वो एक साइकिल कंपनी को एजेंट देखियो कि शहरा में लोग कारा में चाले, मोटरसाइकिल पर चाले, तो साइकिल तो गांव में बिकेगी। गयो गांव में देखो एक ताऊ पैदल पैदल आ रही हो, जेब में रुपया देखो कि रुपया भी है, पैदल भी है, साइकिल के चेपांगा। नजदीक जाकर के बोलो ताऊ साइकिल खरीद ले। बोले जी मैं किसान आदमी, खेती बाड़ी वाला आदमी, मैं साइकिल को केकरा में तो पुष्कर जा रहा, पशु मेला से भैंस ले आओ, बच्चा का दूध दही को बंदोबस्त करा। अरे बोलो साइकिल खरीद ले, के करोगे भैंस को? बोलो ना ना। तो वो साइकिल कंपनी वालों ब्रह्मास्त्र फेंक्यो। बोले देख तेरा घर है गांव से डाणी से 2 कोस दूर, तू भैंस ले रहे हो, इतनी दूर भैंस पर बैठ कर आओगे तो लोग हंसेगा। ताऊ बोलो बेटा साइकिल का दूध निकालोगे तो ज्यादा लोग हंसेगा। तो मारे तो अड़े कण कण में हास्य है जी। हाँ, तो मैं थाने कुछ हिंदी की बात बता दूं। मैं गद्य पढ़ता हूं, जैसा शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी पढ़ते थे। समय की अपनी सीमाएं हैं। अभी देश की जो राजनीति है, एक तो मैं निवेदन कर दूं, अभी तक कुछ उस तरह की बातें हुई नहीं जैसी एक कवि और लेखक को किसी स्थायी विपक्ष के तौर पर सरकार के लिए बोलनी चाहिए, कुछ सवाल खड़े करने चाहिए। यह पहला मौका है जब हमने, ऐसा लगता है 2014 में प्रतिनिधि नहीं आराध्य चुन लिए जिनकी आलोचना नहीं हो सकती, जिनसे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। सवाल, हाँ, सवाल खड़े करो तो लोग जूता निकालते हैं। खुद प्रधानमंत्री इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। क्या बात। ये आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। और प्रचार ऐसा किया जा रहा है जैसे आजादी के बाद सब कुछ पहली बार हुआ कि हिमालय भी 2014 के बाद ही बना है। हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि समुद्र पी गए थे, मोदी जी की सरकार आई तब से वापस पानी भरा हिंद महासागर में।
ऐसा नहीं, हजारों साल पुरानी इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। और एक शब्द नया आया, भक्त। उनके तो आंखों पर, ये आंखें तो होती है चेहरे पे, लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अभी एक भक्त मिल गए, बोले भाई साहब मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैंने कहा क्या काम किया है? बोले ये तो पता नहीं है लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया। और बोले मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आजादी के 70 साल में दूसरा नहीं आया। मैंने कहा जी ये बात आपको किसने कही? बोले खुद मोदी जी कह रहे थे। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री होकर के विदेश मंत्री नहीं लगती। विदेश में कोई फंस करके ट्वीट कर सकता है तब पता लगता है कि यही विदेश मंत्री है। पिछले दिनों मिल गई, बोले जी हमें तो कोई देश का विदेश मंत्री मानने को तैयार नहीं, हमारे हिस्से के भी मोदी जी घूम रहे हैं। मैंने कहा एक तरकीब बताता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी, आप ही भारत के विदेश मंत्री हो, इतना सा कर लो, दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। बढ़िया। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। जो लोग मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते उसको लागू कर रहे हैं। 51% एफडीआई का विरोध करने वालों ने 100% लागू कर दी। जिस आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज हर योजना को उस आधार से जोड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ये चीजें गलत थी या सही थी, लेकिन इन लोगों के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। लोग पूछते हैं साहब नोटबंदी का क्या असर हुआ? मैंने कहा बाज बच गए और कबूतर मारे गए। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। समय जो है वो वक्त अपने हिसाब से लेता है सारे। अभी तो और अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी जो सवारियां लेने घर घर जाएगी। हाँ। क्या व्यंग भाई साहब, क्या बात है। अमेरिका ने भारत को सच्चा दोस्त कह दिया। उनसे हथियार खरीद तो रहो, तो पिताजी मान लेंगे। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है जब सच्चा दोस्त कहा कि इससे पहले वो इराक को, अफगानिस्तान को और सीरिया को भी सच्चा दोस्त कह चुके हैं। ये बुद्ध, महावीर और गांधी का देश के लोग हैं। अगर हम भी हथियारों की होड़ में शामिल हो गए तो फिर सत्य और अहिंसा की राह इस दुनिया को कौन दिखाएगा? लेकिन कुछ चीजें हैं दुनिया में जो अच्छी भी हुई हैं इनके कार्यकाल में। अच्छा, एक तो स्वच्छ भारत अभियान वाला काम अच्छा है। दूसरा, एक योग के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, और योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। मतलब प्रचार का भी एक अपना जबरदस्त तरीका है, ब्रांडिंग का भी। छोटे छोटे बच्चे तक भी जवाब दूसरे ढंग से देने लग गए। अभी बच्चे से पूछ लिया था, बोले बेटा ये पतंजलि और बाबा रामदेव क्या है? बोले जी रामदेव ने योग सूत्र लिखा और पतंजलि किराने के व्यापारी थे। ये जो बुनियादी चीजें हैं, जो बाजारवाद है, वो सब उसके दबाव में है। यहाँ अनिल लोढ़ा जी बैठे हैं, ये टेलीविजन और पत्रकारिता से जुड़े लोग। मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, जब हर चैनल पे एक ही आदमी दिखना है तो ये रिमोट क्यों बनाया, मेरी यही समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल से पता लग जाता है कि कौन सा चैनल किस पार्टी की भाषा बोल रहा है। 2014 से पहले अपवाद को छोड़कर के ऐसी चीजें नहीं होती थी। ये जो चीजें हैं, टीवी चैनलों पर बहस आती है प्राइम टाइम में, 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अनिल लोढ़ा जी साप्ताहिक अखबार निकालते हैं। रमाकांत जी आप बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं यहां आप लोग क्या पढ़ते होंगे अखबारों में। अखबार, हमारे यहां तो अखबारों में 3 चीजें आती हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहां मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता,
जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। क्या व्यंग है भाई साहब, कमाल कमाल। मैं इस मीडिया की बेरुखी पर ताज भोपाली का एक शेर कहना चाहता हूं। उन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। वाह। मीडिया का काम है जनमत तैयार करना, लोकमत तैयार करना, लेकिन जैसी बेरुखी ये दिखाते हैं, खैर समय उनका हिसाब लेगा। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। अभिनंदन। अभी सोशल मीडिया का बड़ा हल्ला है साहब। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आडवाणी जी के 30 साल बाद समझ में आया राम घट में रहते हैं, मठ में नहीं रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चरण स्पर्श के बहाने जमीन खींच ली। राजनीति में यही होता है। हाँ, तो ये मुद्दे अपनी जगह हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां की गाय की नस्ल सारे संसार में अलग है। पूरी दुनिया में गाय दूध देती है। यही एक ऐसा देश है जिसमें वोट देती है। ये भारत माता की जय और वंदे मातरम ही देशभक्ति नहीं है। हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, देशभक्ति सीखनी है तो देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ हैं, 47 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। लेकिन हिंदुस्तानी, मैं कई बार सोचता हूं, जिस देश में साहब शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। जिन हाथों को मुट्ठियां बन करके सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मूर्तियों के सामने जुड़े खड़े हैं। हाँ, एक ये सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं कैसी क्रांति है। यदि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। वाह। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो, तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, और बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। वाह। बड़ा सोशल मीडिया है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100 बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। जितने पाखंड मैनुअल थे सब सोशल मीडिया पे आ गए। वो समय याद करो जब देवी देवताओं के 16 पोस्ट कार्ड लिखते थे, आज फोटो डाल करके 16 शेर मांगते हैं। एक आ गई ये सेल्फी। हर घंटे आध घंटे में कई महिलाएं देखता हूं मैं सोशल मीडिया पे सेल्फी ले लेकर के अपलोड करती हैं। उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अल्लाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और व्यंग पर तालियां उठेंगी। वो सुंदरियां मुझे आमने सामने मिल गई, जिनको मैं पद्मनी समझ रहा था वो तो खुद अल्लाउद्दीन खिलजी निकली। वाह 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 वाह। और कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। बहुत बढ़िया। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। सोशल मीडिया का एक फायदा तो यह है कि आदमी घर बैठा आवारागर्दी कर सकता है। क्या बात। और अगली पंक्तियों पर आपके हाथ उठेंगे अगर मैंने कोई कारुणिक बात कही हो। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री के 3 करोड़ ट्विटर पर फॉलोअर हैं और लोग कह रहे हैं देश में बेरोजगारी नहीं है। बताओ, आप अंदाजा लगाओ इस बात का। छुपे तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। कह रहे हैं करप्शन खत्म हो गया। राजकुमार जी यहां बैठे हैं, करप्शन में जरूर बदलाव आया है, रेट डबल होगी, गारंटी आदि है। वाह। हाँ, जो मेरा बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। मैं तो जब आज चूरू के रास्ते में घुस रहा था, मैंने कहा भैया ये स्कूल में जाना है, बिसाऊ में, जटिया स्कूल में, रास्ते में कोई बैंक तो नहीं पड़ेगा। इतना पूछना था कि मेरे खाते से 5 रुपए कटने का SMS आ गया, इंक्वायरी चार्ज। वो बोला बाबूजी मालूम तो है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि सुबह से 3 लोगों को बता करके 15 रुपए कटवा चुका।
इतने हिडन चार्जेज है, मैं तो सो नहीं पाता हूं। पता नहीं सपने में बैंक दिख जाए और 5 रुपए ड्रीम चार्ज काट लें। इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मुझे ध्यान है, एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा, बोलो नालायक, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, मौके का फायदा उठा क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। वाह। हाँ, तो ये परनिंदार आत्ममुग्धता का दौर है। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हो सकता है कई लोगों ने यूट्यूब पे सुनी हो। बैठिए साहब, हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। पहले सुविधाएं कम थी, लेकिन सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज आप महंगी गाड़ी में चलते हो तो वो आनंद नहीं मिलता जो कभी 100 रुपए की साइकिल पे चलते थे। वहीं से मैंने एक रचना निकाली। बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, वे भी क्या दिन थे। हालांकि टेक्नोलॉजी के अपने फायदे भी हैं। आज ही कह रहे थे ये दिनेश रघुवंशी, बोले देख यार संपत कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, फरीदाबाद में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई जी अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। वाह। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 68-70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। हम सुखी नहीं रह सकते। डिजिटल इंडिया, जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तब बल्ब के कारोबारियों ने भी यह दावा किया होगा कि यह अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, तब पुराने समय के जो विरोधाभास थे, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खानपान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। वाह वाह वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। बढ़िया। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और अगली पंक्ति तो आप जरूर पकड़ लेंगे देर रात के, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। वाह। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। वाह। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। 1 ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। करोड़ों रुपया जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा।
पहले 2 जोड़ी कपड़े थे, एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया। आज अलमारी भरी है और आदमी तय नहीं कर पाता आधे घंटे तक कि किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह वाह दादा वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, तालियां तो अब उठेंगी। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। वाह। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ लो और समझ में आ जाए तो मुझे बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मोदी जी किसको सुधार देंगे? जो चीज हमारे डीएनए में घुसी हुई है, तालियां बजाना व्यंग तक पहुंच जाओ तो। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। वाह। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। वाह। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। और समापन की ओर बढ़ता हूं। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। सेकंड लास्ट पैरा है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू होता था। हालांकि मोदी जी के रेडियो पर मन की बात करने से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहली बार जब उन्होंने रेडियो पर मन की बात की तो ओबामा ने बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते। वाह।
मैं इस लेख का समापन करता हूं, समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं मैं। और ये सारी तालियां विसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम होगी, जिसने आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए इतना जतन किया है। भरपूर तालियों से विदा करना। सच है, सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।